हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट डिकोडर। आप सभी का कंसेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। तो हम पढ़ रहे हैं बिल्डिंग मटेरियल एंड बिल्डिंग मटेरियल के अंदर जो चैप्टर चल रही है इट इज एग्रीगेट एंड एग्रीगेट के अंदर जो टॉपिक चल रही है इट इज टेस्ट ऑन एग्रीगेट एंड टेस्ट ऑन एग्रीगेट के अंदर जो सब टॉपिक है इट इज एग्रीगेट टफनेस टेस्ट। इससे पहले हमने दो टेस्ट देखा था, एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू कैसे निकालेंगे, एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू कैसे निकालेंगे। आज हम देखेंगे एग्रीगेट टफनेस टेस्ट। तो यहाँ से हम निकालेंगे एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू AIV। ओके, तो ये जो पर्टिकुलर वीडियो है यहाँ से आपको एसएससी जेई में, ईएससी में, गेट में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कन्वेंशनल हो या ऑब्जेक्टिव, किसी भी तरह के प्रश्न के आने की संभावनाएं हैं। तो डिटेल में पढ़ेंगे, साफ सुथरे तरीके से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, कोई घिचपिच नहीं, नथिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टफनेस, टफनेस का मतलब आप क्या समझ, तो हमारा टफनेस का मतलब क्या होता है? एबिलिटी टू एब्जॉर्ब एनर्जी विदाउट फ्रैक्चरिंग। ये डेफिनेशन हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में देखा था। ओके, कि टफनेस मतलब क्या है, किसी भी मेटल का या ये धातु के बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे कि स्टील हो गया या फिर एल्यूमिनियम हो गया, ये सारे धातु। तो ये डेफिनेशन को हम एग्रीगेट्स पे भी लागू करवाएंगे। तो बेसिक डेफिनेशन क्या है? एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी। ठीक है, वो कितना एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है एंड प्लास्टिकली डिफॉर्म विदाउट फ्रैक्चरिंग, मतलब उसमें टूटना नहीं चाहिए। तो ये जिसका एबिलिटी ज्यादा होगा उसका टफनेस ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट को यूज करेंगे यहाँ पर हम एग्रीगेट के ऊपर। और हम क्या देखेंगे, मान लो ये कोई पत्थर है, स्टोन है, ये क्या है? स्टोन मास, स्टोन मास। अब इस स्टोन मास के ऊपर कोई वेट है, तो ये अचानक से किसी एक पर्टिकुलर हाइट से अगर गिरे इस स्टोन मास के ऊपर, तो ये एक तरह का फोर्स लगाएगा, एक तरह का लोड लगाएगा। उस लोड को क्या कहेंगे? इंपैक्ट लोडिंग। तो इस लोडिंग के अंडर में अगर इस मटेरियल का टफनेस, अगर मैं बात करूं टफनेस अगर कम है, मतलब इस लोड जो अप्लाई हुआ इसके ऊपर, उस लोडिंग के कारण जो एनर्जी उत्पन्न हुई, ठीक है, अगर उस एनर्जी को वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, मतलब उसको किसी दूसरे फॉर्म में वो मटेरियल के अंदर, स्टोन मास के अंदर कन्वर्ट करके एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, जैसे कि स्ट्रेन एनर्जी वगैरह के फॉर्म में अगर कन्वर्ट करके एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, तो उसमें क्या होगा? स्टोन मास में क्रैक डेवलपमेंट हो जाएगी, फ्रैक्चर हो जाएगी। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर एब्जॉर्ब कर लिया तो फ्रैक्चर डेवलपमेंट नहीं होगा, क्रैक डेवलपमेंट नहीं होगा। तो इसी प्रॉपर्टी को हम फाइंड आउट करने के लिए हम टफनेस टेस्ट करते हैं। और यहाँ पे हम क्या निकालते हैं, क्या कैलकुलेट करते हैं? इंपैक्ट लोड रेजिस्टेंस कैपेबिलिटी ऑफ एन एग्रीगेट। ठीक है, हम क्या कैलकुलेट करते हैं? इंपैक्ट लोडिंग रेजिस्टेंस कैपेबिलिटी ऑफ एन एग्रीगेट। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये हम कैसे करेंगे? तो इससे पहला वाला जो टेस्ट आपने देखा था, तो उसी तरह से हम करेंगे। सबसे पहले हम सैंपल लेंगे। सैंपल, हमारा जो सैंपल होगा वो क्या होगा? 5 to 10 किलो ऑफ एग्रीगेट विच इज पासिंग थ्रू, ऐसा एग्रीगेट जो कि 12.5 mm सीप से पास करे लेकिन 10 mm सीप के ऊपर रिटेन कर जाए। तो मतलब इधर से पास होना चाहिए लेकिन यहाँ पे रिटेन कर जाए। तो इसके बीच का जो एग्रीगेट है, ऐसा एग्रीगेट 5 to 10 किलो लेंगे, इसको हम कह देंगे वेट W1। अब ये जो एग्रीगेट, इसको एक मोल्ड में हम प्लेस करेंगे और कॉम्पैक्ट करेंगे। हम जनरली 3 लेयर्स में इसको कॉम्पैक्ट करेंगे। मान लो पहला लेयर हमने प्लेस किया एग्रीगेट का, फिर एक टैंपिंग रॉड होता है, एक रॉड होता है, इस रॉड को यूज करके टैंप करेंगे। अप्रोक्सीमेटली 25 टाइम्स आप टैंप करोगे, ठीक है, तो वो कॉम्पैक्ट हो जाएगी। ये एक स्टैंडर्ड रॉड होती है, इसकी एक अपना वेट होती है, स्टैंडर्ड वेट। ठीक है, इसको यूज करके आप कॉम्पैक्ट करोगे। ये पहला लेयर। इसी तरह से दूसरा लेयर डाला, फिर टैंप किया, कॉम्पैक्ट किया, फिर तीसरा लेयर डाला, टैंप किया, कॉम्पैक्ट किया। अब ये जो मोल्ड बन गया, कॉम्पैक्टेड मोल्ड एग्रीगेट की, अब इसको हम, इस पे हम क्या करेंगे? इंपैक्ट लोडिंग अप्लाई करेंगे। अब इंपैक्ट लोडिंग हम कैसे अप्लाई करवाएंगे? सुनिए, इस मोल्ड को आप प्लेस कर दोगे, इंपैक्ट लोडिंग अप्लाई करोगे। कैसे अप्लाई करवाओगे? एक हैमर होगी हमारे पास, ठीक है, हथौड़ा, हमारे पास एक हथौड़ा होगी। ये जो हथौड़ा है, इसका जो वेट होगा ना, ये लगभग 13.5 से लेके 14 किलो तक इसका वजन होता है, इस हथौड़े का, इस हैमर का। और इस हैमर को हम एक पर्टिकुलर ऊंचाई से लगभग 38 सेंटीमीटर, ये जो ड्रॉप ऑफ फॉल होगा, इसको क्या कहेंगे? ड्रॉप ऑफ
हाइट ऑफ फॉल, ठीक है, हाइट ऑफ फॉल या फिर और ड्रॉप, ठीक है। तो आप 38 सेंटीमीटर ऊंचाई से इस हथौड़े को अचानक से छोड़ दोगे, अचानक से ड्रॉप करवा दोगे, तो ये इसके ऊपर एक इंपैक्ट लोडिंग अप्लाई करेगा ना। तो इस तरह से आप 15 बार इस हथौड़े को ऊपर से गिराओगे, 15 टाइम्स। तो इस इंपैक्ट लोडिंग के कारण एग्रीगेट जो आपका इस मोल्ड में प्लेस था उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट आई होंगे, मतलब कुछ ना कुछ एग्रीगेट टूटा होगा, क्रश हुआ होगा, है ना, सब कुछ हुई होगी। तो अब इस सैंपल को हम बाहर निकालेंगे, ठीक है। टेस्ट कंप्लीट होने के बाद 15 टाइम्स आप जब हैमर को ड्रॉप कर दोगे उसके बाद आप इस सैंपल को बाहर निकालोगे और क्या करोगे, 2.36 mm IS सीव से सीव कर लोगे, ठीक है। तो मान लिया इससे सीव किया, तो यहाँ पर 2.36 mm के ऊपर जो रिटेन हुआ उसको हम कहेंगे W2 वेट, इतना रिटेन हो गई, मतलब ये पास नहीं की, और जो पास कर गई वो क्या होगा, W1 माइनस W2। ये आपका फाइनल कैलकुलेशन हुआ। अब इस कैलकुलेशन के बदौलत आप क्या कैलकुलेट कर लोगे, एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू, AIV, एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, W1 माइनस W2 अपॉन W1 इंटू 100, ओके। तो ये आपका निकल जाएगा एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू, समझ में आया। अब लिखिए इसके बारे में, टफनेस टेस्ट। दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन इम्पैक्ट लोड रेजिस्टिंग कैपेबिलिटी ऑफ एग्रीगेट, इम्पैक्ट लोड रेजिस्टिंग कैपेबिलिटी ऑफ एग्रीगेट। अब हेडिंग बनाइए प्रोसीड्यूर और लिखिए फर्स्ट पॉइंट, प्रोसीड्यूर के अंदर लिखिए फर्स्ट पॉइंट, 5 to 10 kilogram of sample of aggregate passing through 12.5 mm Indian standard sieve but retained over 10 mm Indian standard sieve is collected and weighed as W1 is used for test, and weighed as W1 is used for test. अब लिखो point 2, the sample is placed in a mold, the sample is placed in a mold in 3 layers and each layer is compacted for 25 times, and each layer is compacted for 25 times by a standard tampering rod, by a standard tampering rod, okay। थर्ड पॉइंट लिखिए, the mold is now subjected to impact loading, the mold is now subjected to impact loading using a hammer of weight about 13.5 to 14 kilogram, 13.5 to 14 kilogram, and the height of fall or drop is about 38 centimeter, and the height of free fall of hammer is about 38 centimeter. अब ये डायग्राम आप बना लो, ये डायग्राम बनाइए। मोल्ड है, इसमें 3 लेयर, 1 2 3, फिर यहाँ पे हैमर दिखा दो, फिर ये हाइट ऑफ ड्रॉप या फ्री फॉल 38 सेंटीमीटर होगा। व्हाट इज दिस, हाइट ऑफ फ्री फॉल ऑफ हैमर, फिर इसका वेट लिख लीजिए। ये जो हैमर होती है सिलेंड्रिकल होती है, सिलेंड्रिकल हैमर, ओके। सिलेंड्रिकल हैमर ये 50 mm की इसकी लेंथ होती है, 50 mm लेंथ, और जो इसकी डाया होती है वो 100 mm होती है, और जो इसकी वेट होती है इट इज 13.5 to 14 किलोग्राम, ठीक है। अब लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट नंबर 4, the hammer is suddenly dropped over the specimen such that the condition of impact loading is generated, and it is repeated for at least 15 times,
नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 लिखिए, द सैंपल इज पास्ड थ्रू, द सैंपल इज पास्ड थ्रू 2.36 Indian standard sieve. The sample is passed through 2.36 mm IS sieve, and let W2 is the weight of, and let W2 is the weight of sample retained over the sieve. W2 is the weight of sample retained over the sieve, and W1 minus W2 is the weight of sample passing through the sieve, and W1 minus W2 is the weight of sample passing through the sieve. Then the aggregate impact value is calculated as follow. Then the aggregate impact value is calculated as follow. तो aggregate impact value कैसे निकालोगे? Impact value या फिर AIV equal to W1 minus W2 upon W1 into 100. अब नोट बनाइए। अब ये एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू ये सब जनरली किसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ज्यादा इंपॉर्टेंट है रोडवेज कंस्ट्रक्शन के लिए, क्योंकि वहां पे जो व्हीकल चलती है रोड के ऊपर, तो हो सकता है अचानक से कोई ब्रेकर के ऊपर से व्हीकल उछल के रोड पे गिर रहा है, समझ रहे हो, उछल के रोड पे गिर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में इम्पैक्ट लोडिंग जनरेट होती है। तो हो सकता है अंडर दैट इम्पैक्ट लोडिंग एग्रीगेट आपका डिसइंटीग्रेट कर जाए, चूर चूर हो जाए, है ना। तो यही रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम इस तरह का टेस्ट कंडक्ट करते हैं। देखिए, तो सरफेस फोर्स एग्रीगेट के लिए, जो सरफेस फोर्स एग्रीगेट है जो टॉप लेयर्स में होगा रोड के, उसमें जो एग्रीगेट है, क्या उसका इम्पैक्ट रेजिस्टेंस काफी अधिक होना चाहिए एज कंपेयर टू अदर एग्रीगेट्स, है ना। तो लिखिए, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू शुड नॉट बी ग्रेटर देन 30%। पहला, फॉर सरफेस फोर्स एग्रीगेट, फॉर सरफेस फोर्स एग्रीगेट। दूसरा, अगर आप बिटुमिनस बेस कोर्स बनाते हैं तो उसके लिए भी एग्रीगेट जो यूज करोगे उसका भी एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू शुड नॉट बी ग्रेटर देन 30% फॉर बिटुमिनस बेस कोर्स, फॉर बिटुमिनस बेस कोर्स एग्रीगेट्स। इन दोनों तरह के एग्रीगेट के इस्तेमाल के लिए एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू शुड नॉट बी ग्रेटर देन 30%। दूसरा लिखिए, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू शुड नॉट बी ग्रेटर देन 45%। किसके लिए? फॉर नॉर्मल बेस कोर्स एग्रीगेट, फॉर नॉर्मल बेस कोर्स एग्रीगेट और जनरल इंजीनियरिंग वर्क। इंजीनियरिंग वर्क, तो ये सब जितना भी हम टेस्ट बता रहे हैं और उसमें जो लास्ट में जो पॉइंट बता रहे हैं, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको हमेशा याद रखनी है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में ये सब बातें पूछी जा सकती है जो लास्ट में लिखवाते हैं, ठीक है। और कन्वेंशनल क्वेश्चन अगर पूछेगा तो डायरेक्ट टेस्ट का प्रोसीड्यूर पूछेगा। अब जो हम नेक्स्ट टेस्ट के बारे में हम स्टडी करेंगे, इट विल बी शेप टेस्ट। शेप टेस्ट, शेप टेस्ट में हमको 3 बातें सीखनी है। पहला, एंगुलरिटी नंबर टेस्ट, ठीक है, एंगुलरिटी नंबर टेस्ट। दूसरा, फ्लैकीनेस टेस्ट। तीसरा, इलोंगेशन टेस्ट। इन तीनों चीजों को हम देखेंगे, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो एक लाइक तो बनता है। आप कंसेप्ट डिकोडर में पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, चीजों को समझिए, एग्जाम क्वालिफाई करोगे। इधर उधर कहीं मत भटको। हमारा उतना शो आजकल नहीं कर रहा है व्यूज में, एक्चुअली उसका रीजन क्या है? शायद आप लोग शेयर नहीं करते, लाइक नहीं करते, ये एक पहली रीजन है। दूसरी बात क्या है, हम एडवर्टाइजमेंट उतना चलाते नहीं है क्योंकि कंसेप्ट डिकोडर के पास उतना फंड नहीं है। तो आप शेयर करिए, लाइक करिए, जिससे हमारा व्यूज बढ़े और आपको फायदा हो, हमें भी फायदा हो। थैंक यू फॉर वेरी मच।